बोल रहे हैं सीजेपी वाले सब अपनी जगह पे हैं। जो स्टेज पे थे वो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल गए हैं, उन्होंने सेटिंग गेटिंग कर ली बंद कमरे में। कपिल सिब्बल साहब भूल जाएंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम हैं, बिल्कुल नहीं डरना है। सनातन धर्म में ये चीजें नहीं चलती हैं। हम अगर इन्हीं की तरह ही जैसे इन्होंने हमारे देवी देवताओं के लिए बोला, अगर हम भी ऐसे ही बोलेंगे तो इनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं बनता। बीजेपी से सवाल पूछना, इंडिया पे क्वेश्चन उठाना कब से हो गया? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया हमारा देश, हमारी कंट्री है, दो अलग अलग चीज है। अपने से 4-5 गुना कम उम्र की लड़कियों को पब्लिकली जान से मारने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना, और इस सब प्रेशर में उससे कैमरे पे माफी मंगवा करके बहुत शूरवीर महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? नरेंद्र मोदी जी, आपके ड्रामे का अंत नहीं है। मतलब आपको देश से माफी मांगनी है और उल्टा आप बैठकर देश को माफ कर रहे हैं। अरे आप देश के युवाओं से और देश से माफी मांगिए। जो बर्बरता आपकी पुलिस ने की है बच्चों के साथ, उसके लिए आप माफी मांगिए। पैलेट गन चलवाने के लिए आप माफी मांगिए। लाठियों और डंडों से युवाओं को पिटवाने के लिए, करंट लगवाने के लिए, कीलों से। मोदी जी, वाकई आपकी सोच बहुत ही घटिया है और आपके गोदी मीडिया और आपके समर्थक कितने घिनौने और घृणित सोच के हैं। मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दिया सर मेरी। उत्तर प्रदेश पुलिस जो सिविल ड्रेस में, सादा वर्दी में, बिना नंबर की गाड़ी में जबरदस्ती लोगों को, बच्चों को उठा कर ले जा रहे हैं, ये जो पुलिस का अत्याचार चल रहा है, इससे हम कैसे बचें? राहुल गांधी बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अपने बच्चों पर तुमने गोलियां चलवाई हैं। अगर गृह मंत्री का लौंडा होता यहां पर, तो अगर इस आंदोलन में गृह मंत्री या जितने भी मंत्री, इनमें से किसी का बच्चा होता, चलाते गोली? हिम्मती क्या? जेन ज़ी बनाम सत्ता, क्या ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन था या नई पीढ़ी की राजनीतिक दस्तक? एक तरफ किताबें थीं, दूसरी तरफ लाठियां, एक तरफ बेहतर शिक्षा की मांग थी, दूसरी तरफ सत्ता की सख्ती। लेकिन क्या सचमुच सरकार झुक गई या ये सिर्फ एक राजनीतिक नाटक था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। देश की राजनीति में शायद पहली बार जेन ज़ी इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। ये युवा किसी जाति, धर्म या पार्टी के झंडे के नीचे नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा, पेपर लीक पर जवाबदेही, रोजगार और अपने भविष्य की मांग लेकर निकले। जंतर मंतर से शुरू हुई ये आवाज़ धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंची। सरकार पर दबाव बढ़ा, विपक्ष ने समर्थन दिया, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट लिखी गई। आखिरकार सरकार की ओर से ये संदेश आया, आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहीं से नया विवाद शुरू हो गया। क्या सरकार का वादा ज़मीन पर उतर पाया? छात्र संगठनों और विपक्ष का आरोप है कई जगह छात्रों को अब भी नोटिस दिए जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है और कुछ मामलों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। भाई सारे भाइयों से निवेदन है, और सनातन धर्म के अंदर भाई बेटियां, बहनें पूजनीय होती है। इन लोगों से जो भी गलती हुई है, इन्होंने अपनी गलतियां मानी है, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं इन बहनों की तरफ से कि भाई कोई भी इन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिस प्रकार से। बताइए आप क्या क्या आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं? जब से ये वीडियो वायरल हुई है ना, सब लड़कों ने यही मैसेज किया कि आप बाहर आओगे तो आपका रेप करेंगे। हमारे डीएम कमेंट सब ये चीज से भरती है। भाई निवेदन है, सनातन धर्म में ये चीजें नहीं चलती हैं। हम अगर इन्हीं की तरह ही जैसे इन्होंने हमारे देवी देवताओं के लिए बोला, अगर हम भी ऐसे ही बोलेंगे तो इनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क है। तो सभी से मेरा भाई हाथ जोड़कर करम निवेदन है, भाई भगवान श्री राम जी की आपको कसम है, भाई कोई भी ऐसे शब्दों का चयन ना करें जो सनातन धर्म के हिसाब से गलत है। इन्होंने जो गलती करी थी, इन्होंने सबके सामने गलती मानी है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो भाई रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसे शब्द और ऐसी कोई भी धमकी ना दे। जय श्री राम।
सरकार की ओर से ये कहा गया कि कानून अपना काम करेगा लेकिन निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा। यानी एक तरफ भरोसे का संदेश, दूसरी तरफ कार्रवाई के आरोप। अब निर्दोष कौन साबित करेगा और निर्दोष है या दोषी है ये बताएगी भी सरकार। जी हाँ, यही वजह है कि सवाल उठने लगे, क्या सरकार वास्तव में पीछे हटी या केवल राजनीतिक दबाव कम करने की कोशिश हुई। वकील भी मैदान में उतर आए। इस आंदोलन की एक बड़ी तस्वीर ये रही कि देश के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने खुलकर छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, यदि किसी छात्र को पुलिस प्रशासन या किसी भी व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाती है तो वो हमसे संपर्क करें, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बोल रहे हैं सीजेपी वाले सब अपनी जगह पे हैं। जो स्टेज पे थे वो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल गए हैं। उन्होंने सेटिंग गेटिंग कर ली बंद कमरे में और उन्होंने इन बच्चों को एक तरीके से इस साजिश के हिस्से वो बन चुके हैं कि बच्चों को तंग करने के लिए इनके ऊपर स्पेशल सेल में मुकदमा दर्ज कराया गया और वो गाजियाबाद की बच्ची के ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन हमारा वादा कायम है ना, हम लोग तो हैं, ये जिम्मेदारी हमने ली है, कोई कपिल सिब्बल साहब ने थोड़ी ली है 1 करोड़ रुपए दे के। ये हमारी जिम्मेदारी है। कपिल सिब्बल साहब भूल जाएंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम हैं, बिल्कुल नहीं डरना है। ये केवल कानूनी मदद का ऐलान नहीं था बल्कि एक संदेश भी था कि लोकतंत्र में विरोध करना अपराध नहीं माना जा सकता। बीजेपी से सवाल पूछना, इंडिया पे क्वेश्चन उठाना कब से हो गया? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया हमारा देश, हमारी कंट्री है, दो अलग अलग चीज है। जब भी कोई गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं तो गवर्नमेंट चुप हो जाती है और उल्टा आप पे डाउट करने लगती है कि आप एंटी नेशनलिस्ट हो, आप कुपेड़ हो, आप टेररिस्ट हो, आपकी फंडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न जाने कौन कौन से देशों से हो रही है। कैसे? कल को कोई और पार्टी पावर में आएगी तो वो भी इंडिया बन जाएगी क्या? और ये बहुत डेंजरस है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। कोई भी पार्टी अगर पावर में है, हमारा पूरा राइट बनता है कि हम उनसे क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन पूछने से कोई कंट्री वीक नहीं होती है, किसी की डेमोक्रेसी वीक नहीं हो रही। लेकिन अगर हमें खौफ है क्वेश्चन पूछने के अंदर, देन वी आर लूजिंग आवर डेमोक्रेसी। आप बीजेपी को सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि अगर कोई भी इंसान कुछ बोलने जाए तो वो आपको एंटी नेशनल लगे। आपके दिमाग में मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है। एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने दिमाग में दो चीज़ों को अलग अलग रखें। बीजेपी हमने चूज किया है हमारे लिए, हमारी रूलिंग पार्टी, हमारे लिए काम करने के लिए हमने उनको चूज किया। एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है और कावड़ यात्रा के जैसे दृश्य सोशल मीडिया पर आ रहे हैं वो बता सकते हैं कि ये दो जेनजी एक के खिलाफ सरकार लठ लेके पड़ी हुई है पीछे, और दूसरे खुद सड़कों पर लठ लेकर घूम रहे हैं और उनको सरकार समर्थन कर रही है। दोस्तों, इसी दौरान सोशल मीडिया पर कावड़ यात्रा से जुड़े कई वीडियो भी वायरल हुए जिनमें कुछ लोगों द्वारा मारपीट और कानून हाथ में लेने के तस्वीरें दिख रहे हैं और आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब लोगों का कहना है छात्र आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया बेहद सख्त दिखा, जबकि कावड़ यात्रा से जुड़ी कथित हिंसा के मामलों में उतनी कठोरता नहीं दिखाई दी जा रही है। हालांकि सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यानी एक ही देश में दो तस्वीरें दिखाई दी जाती हैं और इन दोनों तस्वीरों में जो लोग दिखते हैं वो कम बेश एक ही उम्र के होते हैं और दोनों के मकसद अलग होते हैं। सरकार एक के पीछे पड़ी होती है और एक के पीछे खड़ी होती है। अपने से 4-5 गुना कम उम्र की लड़कियों को पब्लिकली जान से मारने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना, और इस सब प्रेशर में उससे कैमरे पे माफी मंगवा करके बहुत शूरवीर महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस आंदोलन से जुड़ी हुई लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को इस कदर परेशान किया कि जो लड़कियां अपनी आवाज उठा रही थी, साफ भाषा में अपनी डिमांड्स रख रही थी, उन लड़कियों को आपने मजबूर किया कि वो पब्लिकली कैमरा पे आकर के आपके सामने रोएं, आपके सामने माफी मांगे।
कभी माफ नहीं करेगा। इस देश का नौजवान और इस देश के छात्र आपको लगता होगा कि आपका वो अहंकार जिसे छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के तोड़ दिया था, वो अहंकार वापस जिंदा हो गया है एक 15 साल की लड़की से माफी मंगवा करके। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वीडियो पे जिस पे आज आपको गुमान हो रहा है, ये वीडियो आपको आगे आने वाले सालों में हर दिन परेशान करेगी। ये वीडियो आपके इस्तीफे का, आपकी सत्ता से बेदखली का कारण बनेगी। वादा करते हैं हम आपसे। जी हाँ, 15 साल की बच्ची और राष्ट्रीय राजनीति। इस आंदोलन के दौरान एक 15 वर्षीय छात्रा का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उसने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बाद में उसने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी या उससे माफ़ी मंगवाई गई। ये उसके चेहरे से दिख रहा है और इसके बाद फिर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आने लगी। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। इसके बाद देश दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष ने कहा बच्चों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी पक्ष ने सवाल उठाया, यदि एक नाबालिग बच्ची से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाई जा सकती है तो क्या सार्वजनिक जीवन में मौजूद बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भाषाओं पर भी समान मापदंड लागू होंगे? हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि जब नेताओं द्वारा विरोधियों या युवाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? नरेंद्र मोदी जी, आपके ड्रामे का अंत नहीं है। मतलब आपको देश से माफी मांगनी है और उल्टा आप बैठकर देश को माफ कर रहे हैं। अरे आप देश के युवाओं से और देश से माफी मांगिए। जो बर्बरता आपकी पुलिस ने की है बच्चों के साथ, उसके लिए आप माफी मांगिए। पैलेट गन चलवाने के लिए आप माफी मांगिए। लाठियों और डंडों से युवाओं को पिटवाने के लिए, करंट लगवाने के लिए, कीलों से लगी जो लाठियां थी उनसे बच्चों को पीटा गया। आप माफी मांगिए कैसे एक बच्ची वेंटिलेटर तक पहुंच गई। आप माफी मांगिए उन बेटियों से जिनके कपड़े फाड़े गए। आप माफी मांगिए कि जिस तरह की अभद्र, जलील और गंदी बातें बेटियों को प्रदर्शन के दौरान आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस ने कही। आप माफी मांगिए पेपर लीक के लिए, आप माफी मांगिए बेरोजगारी के लिए, आप माफी मांगिए जिस तरह की गंदी घिनौनी बातें आप स्टेज से करते हैं, अभद्र भाषा जो आप बोलते हैं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुजरा जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। आप माफी मांगिए कि आप उन जलील, गंदे, घिनौने लोगों को फॉलो करते हैं जो महिलाओं को रोज रेप की और बलात्कार की थ्रेट देते हैं, जो गंदी घिनौनी गालियां देते हैं। उल्टे आप यहां पर आकर देश को माफ कर रहे हैं। मतलब इस लेवल की आत्ममुग्धता में आती कहां से? आपको हो क्या गया है? ये रोज रात को जो आप रील बना के आ जाते हैं हेलो फ्रेंड्स करते हुए, तो आपको लगता है कि जेनजी आपको माफ कर देगा या आप उनके दोस्त बन जाएंगे?
इस उम्र में राम भजन करिए, इस बेकुल जलूल की रील मत बनाइए और इस देश से माफी मांगिए। कहां घूम रहे हैं आप? कहां लुप्त हो गए आप और आपके गृह मंत्री? कहां छुपे छुपे फिर रहे हैं? संसद आइए, देश से, देश के युवाओं से, देश की बेटियों से माफी मांगिए। गलत काम, पाप आपने किया है और आप बैठकर देश को माफ कर रहे हैं। मतलब गजब ड्रामेबाज आदमी है आप। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, जो सबसे गंदी भाषा का इस्तेमाल होता है वो मौजूदा सरकार के नेता लोग ही करते हैं, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, ये हकीकत है। अब ये जेनज़ी भी समझ रहा है और सोशल मीडिया में ये खबरें लोगों तक पहुंच रही है। जिस समय मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए। मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। और ये बेटी नहीं, देश के बहुत सारे बच्चे, इवन इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए। इनको प्रोटेस्ट, ये सब जो भी चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी, छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है, इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो, इनको ना दुनिया का पता, ना समाज का, ना छोटे बड़े का सम्मान। इनको छोटे बड़े की सम्मान कैसे करना है, किसके लिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, कुछ नहीं पता। पीएम मोदी से मेरी हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो देश के राजा हैं। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया, जीवन दान। आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है। मैं पीएम मोदी जी से ये कहती हूँ, पीएम मोदी जी इस बच्ची को भी गोद ले लो और इसका जीवन संवार दो। जैसे आप गांव गांव को गोद ले रहे हो, भारत को संवार रहे हो, एक छोटी सी पहल, इस बच्ची को गोद ले लो और इसका जीवन संवार दो। इसको भी परिवार का प्यार मिले। घर घर पुलिस आ रही है, 4-4 गाड़ियां आ रही हैं, स्कॉर्पियो भर भर के आ रही है। तो माँ बेटी है, गलती हुई है, माफी भी मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं माफी। और कैसे मांगे आप बताइए, कैसे हम अपनी बात पहुंचाएं कि हम सच में शर्मिंदा हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है। मेरी माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी से दरखास्त है कि जो इस बच्ची के खिलाफ रुचिका नाम से एफआईआर दर्ज हुई है, गलत एज मेंशन करके ये एफआईआर की गई है, कृपया करके उसे खारिज करें, जिससे ये बच्ची सुकून से रह सके। अब ये बच्ची आपकी निगरानी में है, आपके देश में है। दोस्तों, ये बहस आज भी जारी है। क्या जेनज़ी सिर्फ वोटर नहीं, अब राजनीतिक शक्ति भी है? 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी को जेनज़ी कहा जाता है। ये वही पीढ़ी है जो अखबार से पहले मोबाइल देखती है, टीवी से पहले इंस्टाग्राम खोलती है और भाषण से पहले फैक्ट चेक खोजती है। तो यानी इनको बेवकूफ़ बनाना और इनको इस तरह की मीठी और स्वीट और मेलोडी में लिपटी बातें से आप इनको प्रभावित और आकर्षित नहीं करते। इनको ज़मीन पर जो काम करते दिखता है, ये उसके साथ जाकर खड़ी हो जाते हैं। ये पीढ़ी अब सवाल पूछ रही है। सवाल क्या? पेपर लीक क्यों? सरकारी नौकरियां कहाँ हैं? शिक्षा इतनी महंगी क्यों? और लोकतांत्रिक विरोध करने पर कार्रवाई क्यों? 28 जुलाई को सब बच्चे इकट्ठा थे कि ये बात रखा जाए और ये ऐसे हो नहीं रहा। हमको भी वार्निंग मिल रही है, फेल करने की धमकी मिल रही है और ये कब तक चलता रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, आप सब लोग राजी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमसे वीडियो में पहले हमने कहा एक बार आजमाते हैं ये लोग क्या कहते हैं। हम उनको कहा कि आओ चलते प्रधानाचार्य सर के पास। वो सभी लोग बाहर निकल आए, हम उनको जान गए कि हाँ ये सब लोग इकट्ठा हैं। तो फिर इसके बाद उनको हमने आजमाया कि हाँ बिल्कुल सच्चाई है, ये लोग चलेंगे। तो या फिर इसके बाद हम लोग 28 जुलाई को सब दोस्त सब लोग जितने वो होकर
फिर धरने पे सभी लोग बैठ गए मांग करने के लिए कि फिर इसके बाद जो सिस्टर 6 से 12 तक पढ़ती हैं क्लास में, वो कुछ तो क्लास में स्कूल के अंदर चली गई थी कि वहाँ के टीचर आने नहीं दे रहे थे जो सर हैं, और काफी दबाव बना है। फिर 2-1 को तो मारे भी वहां पे दबाव। फिर हमने उनसे कहा, फिर वो तो छिप के आ गई बाहर। फिर इसके बाद फिर जो देखता, जो दफ्तियां लगी थी उसमें मांग लिखी थी पानी को लेके, वो सब देखे, उनको भी लगा तो वो पूरा इकट्ठा हो गया। तो इसी को लेके हम लोग फिर DIO सर को भी आना पड़ा, मजिस्ट्रेट सर को भी आना पड़ा। फिर इसके बाद हम लोग अपनी लिखित जो है दिए कि ऐसे ऐसे परेशानी है, तो उन्होंने हमारी लिखित मान ली है। 7 माने, हम 8 मांग थी हमारी, 7 माने हैं वो। तो हमारे जो मांग है कि यहाँ पे 12 से 15 किलोमीटर के अंतर्गत कोई साइंस साइड स्कूल नहीं है। यहाँ से किशनपुर से जाना पड़ता है खागा 17 किलोमीटर, सबसे नजदीक स्कूल है 7 किलोमीटर। जो बाहर का बांदा के जिला के बच्चे आते हैं तो उनको कम से कम 20 किलोमीटर के अंतर्गत हो जाता है। तो आज स्कूल न होने के कारण फिर यहीं उनको पढ़ना पड़ता है। कितना दूर चल करके स्कूल जाते हैं आप लोग? तो मेरा तो फिलहाल किशनपुर में ही गांव है। ये बांदा जिला है। इसके बाद कम से कम इटोलीपुर, पहाड़पुर, यहाँ तो 10 किलो, 8 किलो, 12 किलोमीटर दूर दूर से बच्चे आते हैं। यहाँ कोई भी स्कूल नहीं, केवल एक इंटर कॉलेज है, वो भी काफी हालात यहाँ की गड़बड़ है, जर्जर हालात में। कोई भी, ये 75 साल हो गए स्कूल का, कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं हुआ और उसी तरह है। अब ये तो वहां पे हम लोग सब लोग बोले, मेन जो फ्रंट में आए उनको, उन्होंने हमें समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे है। तो जो सच्चाई है तो वो तो छुप सकती नहीं, आप समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि ये सब मेरा अधिकार नहीं है, ये सब बच्चों का अधिकार है, ये सब जाग उठे हैं। हमने कहा हम इनको चलो कहेंगे कि सर बात मानने के लिए तैयार हैं। हमने कहा अभी सर अभी तक नहीं बात माने हैं, इनको समझना चाहिए ना। तो फिर कुछ वो नहीं हुआ ऐसा। तो फिर इसके बाद मेरे घर में बता रहे मम्मी, शाम को आए पुलिस। फिर इसके बाद मैं मार्केट की तरफ कुछ सामान लेने चला गया। फिर पूछताछ कर रहे और इसके बाद नाम भी पूछे। और इसके बाद काफी अननोन नंबर से कॉल आए कि आपके घर में कौन है, भाई कहाँ पढ़ते हैं। हमने कहा वो तो हमारी मैटर है, आप बताइए भाई से क्या मतलब। फिर पापा का नाम पूछे, मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड पूछ रहे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ पढ़ता है। तो ये पूरा लेके, और मेरे दोस्त को भी जो है कि उसको भी बुलाए, उसके अंकल गए, फिर उसको भी रात में 8-9 बजे रात में बुलाए वहाँ थाना पे। तो इसी को लेके हमने कहा कि पूछे पत्रकार जैसे आप ही हैं, तो हम बताए कि ऐसे ऐसे दबाव बनाया जा रहा है। यही सवाल अब सत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया रणनीति भी चर्चा में है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया वीडियो और इंस्टाग्राम रीलों को लेकर भी चर्चा हुई। समर्थकों का कहना है कि ये युवाओं से जुड़ने का आधुनिक तरीका है, जबकि आलोचकों ने इसे चुनावी छवि सुधारने की कोशिश की है। मोदी जी, वाकई आपकी सोच बहुत ही घटिया है और आपके गोदी मीडिया और आपके समर्थक कितने घिनौने और घृणित सोच के हैं। आपने एक 15 साल की बच्ची को माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने तबाह कर दी। आपको शर्म नहीं आती? आप दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और 15 साल की बच्ची को आपने माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? कल से जब से मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मुझे बार बार मन बहुत व्यथित हुआ और बार बार आपके ऊपर एक मन में क्षोभ, गुस्सा, नाराजगी पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री जी, कितना घटिया समर्थक वर्ग आपने तैयार किया है। सुनिए इस बच्ची को। इंस्टाग्राम ने अननोन नंबर से आ रहे हैं, किसी ने मेरा नंबर लिंक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहां पे आपकी, हम ऐसा लाइक आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। मतलब ये 15 साल की बच्ची को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, बलात्कार करने की धमकी।
फोन कर करके। और योगी बाबा आदित्यनाथ जो अपने आप को बहुत विशाल, शक्तिशाली, बाहुबली बोलते हैं, उन्होंने इस 15 साल की बच्ची पे एफआईआर करा दी। मोदी जी, ऐसा हिंदुस्तान आप बना रहे हैं जहां छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार की धमकी मिले, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनका जीना हराम कर दो। आपने ये माफी की नौटंकी की, सुनिए दूसरी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती। ये बच्ची इसका रेट लगा रहे हैं, कैमरे पे आके बता रही अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा। और आप कौन से दूध के धुले हैं? आप तो गालीबाजों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री जी। भूल गए निखिल दधीच, जिसने गौरी लंकेश पत्रकार की हत्या के बाद लिखा, कुतिया मर गई, पिल्ले चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इतने पाप लेके कहां जाओगे आप? कभी सोचिए अपने बारे में, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप। आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से बाबर की विरासत लिख के बच्चियों को गालियां दी जा रही हैं। आपका ही एक समर्थक है संजय दीक्षित, उसने इस छोटी सी बच्ची के सारे डिटेल्स सार्वजनिक किए, और आप ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो मां बहन की गालियां देते हैं। सुनिए आप। अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है, तो कांग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं। अभी इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे, ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट, तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने, आप तो मां बहन की गालियां देने वालों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री जी, आप इनको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, तो अब ज्ञान देने के लिए निकले हैं, उपदेश। आप बहुत बड़े महाराजा हैं, विश्व गुरु हैं, आपने वीडियो बनाई, मैंने माफ कर दिया। 15 साल की बच्ची को आपने माफ करके बहुत बड़ा विराट दिल आपने दिखाया, और अपने समर्थकों से आप उसको रेप की थ्रेट्स दिलवा रहे हैं। आप अपनी सरकार से बाबा योगी आदित्यनाथ, बाहुबली, उनसे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को शर्म नहीं आती इन गुंडों के ऊपर? ये जो गोदी मीडिया वाले गुंडे बैठे हुए हैं चैनल्स के अंदर, ये बौद्धिक आतंकवादी, इनको मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं, क्योंकि इनके हाथ में आपको AK-47 तो नहीं दिखेगी, लेकिन नफरत का ऐसा प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं। इन बच्चियों को आज जो बलात्कार की धमकी मिल रही है, इसके लिए सीधे तौर पे मोदी के पालतू गोदी मीडिया के गुंडे, बौद्धिक आतंकवादी, लश्करे नोएडा के लोग, जिसमें महिला पुरुष दोनों तरह के बौद्धिक आतंकवादी हैं, वो शामिल है। बताइए, एक छोटी सी बच्ची, उसका जीना हराम कर दिया। अरे निकल गई गाली उसके मुंह से, क्या करोगे? उसका गला दबा दोगे, जान से मार दोगे उसको? शर्म आती है प्रधानमंत्री जी, आपने ऐसे गोदी मीडिया के पालतू पाल रखे हैं। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, मोदी से लड़ने से पहले आपको इस गोदी मीडिया के जहरीले गिरोह से लड़ना पड़ेगा। इनका टीवी चैनल देखना बंद कीजिए। यही हैं जिन्होंने इस बच्ची को आज इस हालत में पहुंचाया है, और तमाम बच्चियों को जो धमकियां मिल रही है। मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है, इस परिवार के संपर्क में रहिए, और इसको कोई खरोच लगाने की भी हिम्मत करेगा तो उसको मुंहतोड़ उसी की भाषा में जवाब दीजिए, और हम लोग उसी की भाषा में जवाब देंगे अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो। सोशल मीडिया पर दोस्तों व्यंग, मीम्स, राजनीतिक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है।
अब अगला आंदोलन किस मुद्दे पर होगा, क्योंकि कुछ छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है अगला चरण चुनावी सुधारों, पारदर्शिता, ईवीएम जैसे मुद्दों पर भी केंद्रित हो सकता है। हालांकि इस विषय पर देश में अलग अलग राय है। भारत का चुनाव आयोग लगातार कहता है कि ईवीएम सुरक्षित और विश्वसनीय है, जबकि कुछ विपक्षी दल और कार्यकर्ता समय समय पर इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे हैं। ये बहस भी आने वाले समय में और तेज हो सकती है। मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दिया सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। दोस्तों, आखिरकार सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल उस पीढ़ी का है जो आज विश्वविद्यालयों में है और कल देश के संसद, अदालतों, मीडिया और प्रशासन में होगी। क्या उनकी आवाज़ सुनी जाएगी या हर विरोध को कानून व्यवस्था का मुद्दा मान लिया जाएगा? लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ चुनाव नहीं होती दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने का अधिकार भी होती है। और यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा झटका और जो सरकार को लगा है, मौजूदा सरकार को, कि इस आंदोलन को वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश जितनी की, लेकिन ये आंदोलन हिंदू मुसलमान में नहीं बट पाया। ये आंदोलन छात्रों का था, छात्र हर धर्म के थे, हर जाति के थे और इसीलिए ये आंदोलन इतना बड़ा और इतिहास में दर्ज हुआ। और शायद इसी वजह से जेनजी का ये आंदोलन आने वाले वर्षों की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। साथियों, आज मैंने आपको एक बहुत जरूरी सूचना लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए आपको बुलाया है, क्योंकि ये जो जंतर मंतर पर अभी प्रोटेस्ट हुआ पेपर लीक को और नीट एग्जाम को लेकर, युवाओं का जो प्रोटेस्ट हुआ, और 20 तारीख को जिस तरह से पुलिस ने बहुत ही ब्रुटलिटी के साथ में लाठियां चलाई, पैलेट गन्स चलाई और वो करंट लगाने वाली जो छड़े हैं, लाठियां हैं, वो भी यूज की, और जितनी बुरी तरह से मारा है, बच्चियों को मारा है और बहुत अपमानित करके उनको मारा, और उनके खिलाफ में अभी तक 13 एफआईआर भी की गई है बच्चों के खिलाफ। एआई के माध्यम से जो फेस रिकॉग्निशन है वो भी उन्होंने पूरा डाटा उसका बना लिया है पुलिस ने, और उसके माध्यम से कभी भी इन बच्चों को, प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले जो भी साथी रहे हैं, वो युवाएं हैं, विशेषकर लड़कियां, उनके साथ बदतमीजी पुलिस कर रही है, उनको घर जाकर उठा रही है। वीडियो मैंने देखा है कि उसमें वो लड़की कह रही है कि आप मेरे घर में बिना अनुमति के कैसे घुस गए, आप लोग बिना वर्दी के आप लोग कैसे घुस गए, आप बताएं कैसे आप ये बदतमीजी कर रहे हैं। सो इस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस जो सिविल ड्रेस में, सादा वर्दी में, बिना नंबर की गाड़ी में जबरदस्ती लोगों को, बच्चों को उठा कर ले जा रहे हैं, ये जो पुलिस का अत्याचार चल रहा है, इससे हम कैसे बचें? यह पुलिस ये जो बदतमीजी कर रही है, पुलिस को किस तरह से कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है, उसके विषय में मैं आज आपको एक बहुत जरूरी सूचना दे रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरा आप तमाम मीडिया के साथियों से निवेदन है कि न केवल अपने YouTube चैनल पर एक ये परफॉर्मा जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको बाकायदा दिखाएं ताकि सब लोग इसको डाउनलोड कर सकें, और आप इसको अपने YouTube चैनल पर, अपने Facebook अकाउंट पर, अपने इंस्टा के अकाउंट पर, इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, सब जगह इसको दिखाइए। और जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, मेरा उन सभी से निवेदन है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, जो बात आप बता रहा हूं, इस परफॉर्मा को डाउनलोड कीजिए, अपने घर के तमाम लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को,
सबको दीजिए इसकी कॉपी निकलवा कर। और कोई भी पुलिस वाला अगर आपको उठा के ले जाता है तो बिना घबराए आपको जो काम करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखें, जैसे मैं ये पढ़ता हूं, ये परफॉर्मा है। अगर किसी को भी किसी भी समय कहीं से भी कोई भी पुलिस वाला या पुलिस के लोग उठाकर ले जाते हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, चाहे वो पुलिस की वर्दी में ना हो के सादा कपड़ों में हो, कोई भी किसी भी तरह से हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है। ये मैंने परफॉर्मा बनाया है, हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है। ये दोनों में मेरे जो साथी मीडिया के हैं इन सबके व्हाट्सएप पर मैं ये मैसेज करके मैं भेज भी दूंगा और मैं चाहूंगा कि बाकायदा लगाएं और सभी साथी इसको डाउनलोड करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। तो हिंदी में जो है मैं इसको पढ़ता हूं, आपको क्या करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आता है, पुलिस वाला आपको उठाता है, तो बिना डरे बिना घबराए आप पहले उनसे पूछिए कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। क्या कोई वारंट है, सर्च वारंट यानी घर की तलाशी के लिए? क्या कोई अरेस्ट वारंट है मुझे गिरफ्तार करने के लिए? या कोई कोर्ट का नोटिस है या किसी अदालत का किसी का आदेश है, वो मुझे दिखाएं। स्वाभाविक है नहीं दिखाएंगे, बदतमीजी करते हैं, बदतमीज होते हैं वो, तो आपको नहीं दिखाएंगे। परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। वो अगर आपके घर से किसी भी व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं तो आपको दो काम तुरंत करने हैं। नंबर एक व्यक्ति को ध्यान रखिए किस गाड़ी में आए हैं, गाड़ी का नंबर नोट कीजिए। अगर पता लग जाए कि यहां पे अगर पुलिस की ड्रेस में है तो यहां पता लग जाता है। 1 स्टार अगर यहां लगा है कंधे पर तो एएसआई होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 2 स्टार है तो एसआई होगा, सब इंस्पेक्टर। 3 स्टार है तो इंस्पेक्टर होगा। ये पुलिस की यह जो डेजिग्नेशन है। यहां अगर कोई स्टार नहीं है या कंधे पर फीत है, इस कंधे पर या इस कंधे पर, तो समझिए वो कांस्टेबल है। और 3 फीत होती है दिल्ली में तो जैसे हेड कांस्टेबल होता है, इस तरह का व्यक्ति होता है। तो ये पहचान है उनकी। और यहां सीने पर उनकी नेम प्लेट लगी रहती है। अगर नेम प्लेट नहीं है तो भी इस बात को जरूर नोट कीजिए कि नेम प्लेट नहीं है। तो क्या करना है, अपने एक व्यक्ति को, परिवार के एक व्यक्ति को उसके साथ में भेजिए ताकि वो ध्यान रखे कि कहां पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। कहीं उसके साथ मारपीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कस्टडी में ले जाके तो उसकी पिटाई नहीं कर रहे हैं, या कहीं उसका एनकाउंटर तो करने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। इस बात की जानकारी रखें, पल पल की जानकारी रखें कि कहां पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा सबसे बड़ा काम करना है और ये तुरंत करना है, घबराए बिना सबसे पहले यही काम करने। एक को वहां भेजो, दूसरा व्यक्ति ये काम करे कि एक पेपर लीजिए, सादा पेपर। इस पेपर पर ऊपर से नीचे तक जो मैंने लिखा है वो मैं पढ़ के बताऊं। इन जगह पर आपको, इन 5 जगह पर आपको फैक्स करना है, ट्विटर हैंडल पर डालना है उनके, और इनके ईमेल आईडी पर करना है। इन 5 के ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, ट्विटर नंबर ये आप इंटरनेट पर जाकर निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग शहरों में अलग अलग जो उनके अलग अलग ट्विटर अकाउंट और ईमेल आईडी होते हैं, उनके जो है नंबर अलग अलग होते हैं, फैक्स नंबर अलग होते हैं। इसलिए ये काम आपको करना है। जैसे ही ये सबको मिले, इसे लेके जो जिस इलाके में रहता है वो अपने उस इलाके के इन अधिकारियों की इंफॉर्मेशन, नंबर 1 फैक्स नंबर, नंबर 2 उनका ट्विटर नंबर, और नंबर 3 ईमेल आईडी निकाल कर रखे। जैसे आपको काम करना है सेवा में, नंबर 1 इसी तरह से लिखना है। नंबर 1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली, ये लिखा है ऊपर। इसका फैक्स नंबर यहां लिखिए, आगे इसका ईमेल आईडी है यहां लिखिए, नीचे इसका ट्विटर अकाउंट है, एक्स पर जो अकाउंट है। नंबर 2 पुलिस महानिदेशक डीजीपी, मैंने यहां उत्तर प्रदेश का लिखा है। हर प्रदेश का, वो हिमाचल प्रदेश हो सकता है, वो बिहार हो सकता है, वो महाराष्ट्र हो सकता है, वो आंध्र प्रदेश हो सकता है, कोई भी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी उस प्रदेश का, तो यहां लिखा डीजीपी उत्तर प्रदेश। इसके बाद उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जो है वो यहां पर है उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे चंडीगढ़ में है लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर उपराज्यपाल होता है, उसको उसका फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट ये निकाल कर किए। फिर आगे तीसरे नंबर पे जो है
वो है एडीजी पुलिस यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दूसरा है आईजी पुलिस, तीसरा है डीआईजी पुलिस। मैंने हम मेरठ मंडल यानी कमिश्नरी, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर कमिश्नरी होती है, मंडल जिसको बोलते हैं। इस तरह से प्रदेशों में यह प्रशासनिक बंटवारा होता है। तो इन तीनों को जो मंडल में होते हैं वो 3 लोग होते हैं, एडीजी पुलिस, आईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस, और जिस मंडल का नाम है वो नाम लिखते हैं मैंने मेरठ मंडल लिखा। फिर सीपी, इन्हीं के इक्विवेलेंट होगा सीपी, जैसे दिल्ली में है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस, ये हो गया। हिंदी में जैसे मैंने लिखा इसको अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ऑब्लिक पुलिस महानिरीक्षक ऑब्लिक उप पुलिस महानिरीक्षक ऑब्लिक पुलिस आयुक्त दिल्ली। ये पुलिस आयुक्त चंडीगढ़ भी हो सकता है, यूनियन टेरिटरीज का। यहां पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें कमिश्नरी सिस्टम जो होता है वो। उत्तर प्रदेश में भी कई डिस्ट्रिक्ट बने हैं, जैसे गाजियाबाद है, जैसे गौतम बुद्ध नगर है, इनमें भी अब कमिश्नर सिस्टम जो है वो अप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ एसएसपी नहीं, अब यहाँ पर कमिश्नर होता है। इनके भी फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, ट्विटर अकाउंट नंबर। इसके बाद चौथे नंबर पर है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी। डिस्ट्रिक्ट में जो होता है वो एसएसपी होता है। और यूनियन टेरिटरी या जैसे दिल्ली अगर आप कहें तो दिल्ली में जो वो होता है आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है पुलिस का सबसे ऊंचा अधिकारी, वो था उपायुक्त यानी डीसीपी। तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट का भी हो, मैंने यहां लिखा है पूर्वी दिल्ली, उपायुक्त पुलिस डीसीपी पूर्वी दिल्ली। और पुलिस आयुक्त गाजियाबाद, जैसे मैंने अभी कमिश्नरी का बताया तो गाजियाबाद का है तो कमिश्नर है, पुलिस आयुक्त हो गया। नोएडा का है तो वो भी पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर हो गया। फिर चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर मैंने लिखा है श्री राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता। इनका भी फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट इनका भी निकल, क्योंकि ये नेता विपक्ष हैं, इनके पास भी ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि इस आंदोलन में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये इस मुद्दे को, इस युवाओं के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, इसलिए इनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है। इन 5 लोगों के इस तरह से नाम लिख के और इनके अकाउंट नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर लिख के आगे जो लिखनी है इंफॉर्मेशन उसको ध्यान से सुने। मैं पढ़ रहा हूं क्या लिखना है। श्रीमान जी, आज दिन, तो दिन लिखें, कौन सा दिन है, रविवार है, सोमवार है, इतवार, वो आपका मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार, जो भी। श्रीमान जी, आज दिन, मैंने खाली जगह छोड़ रखी है तो दिन का नाम लिखें, दिनांक, तारीख लिखें, समय कितने बजे है, AM PM जो भी लिखना हो, हिंदी इंग्लिश में अगर आपको लिखना तो यहां लिखें। समय, कितना समय है, किस समय, 2 बजे है दिन के तो आप लिखें 2 बजे दोपहर, और रात को है तो लिखें 11 बजे रात। इस तरह से लिख के थाना, किस थाने के लोग हैं जो आए हैं उठाने, या कौन थाने के लोग हैं जो ले जाने पुलिस वाले। इसके बाद जनपद, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हैं वो लोग, मालूम हो तो। राज्य, किस राज्य के हैं, और फिर वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने पुलिस वाले हैं, जितने भी पुलिस वाले हों उनकी संख्या है लिखो, इतने पुलिस वाले हैं। अगर वो पुलिस की वर्दी में हैं तो लिखे पुलिस की वर्दी में, सादा कपड़ों में तो लिखे सादा कपड़ों में आए, और जबरदस्ती हमारे उस जगह का नाम लिखें। आपका घर हो सकता है, दुकान हो सकता है, मकान हो सकता है, खेत हो सकता है, जहां भी हमारे घर से, घर में घुसकर बिना अपना नाम पता बताए मेरे किस व्यक्ति को, आपके भाई को, माता को, पिता को, बेटे को, बेटी को, फूफा को, बुआ को, चाचा को, चाची को, ताई को, नाना को, नानी को, मामा को, दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, मित्र को, किसको लेके उठा के उसका लिखें कि बिना बताए मेरे उस व्यक्ति को, भाई को, जिसका नाम, अब उसका नाम लिखिए, जिस व्यक्ति को ले गए हैं उठाकर उसका नाम लिखिए कि उस नाम, जिसके पिता का नाम या पति का नाम ये है, जिसकी उम्र इतने साल है, जिसका पूरा पता यह है। अब उस व्यक्ति जिसको उठा के ले गए उसका पूरा पता लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए आगे कि इसका मोबाइल नंबर यह है, को बिना किसी अदालत में चल रहे मुकदमे और अदालत के आदेश की कॉपी दिए बिना तथा किसी अदालत से जारी किए गए तलाशी वारंट ऑब्लिक गिरफ्तारी वारंट के बिना, जो भी हो, तलाशी वारंट हो, गिरफ्तारी वारंट के बिना, और किसी मुकदमे की FIR की कॉपी दिए बिना ही आज दिनांक, अब यहां समय लिखो, दिनांक लिखो, डेट कि किस तारीख को, आज इतने बजे
समय कितने, इतने बजे, दिन या रात जो भी है, ईशान कहां से लेके गए हैं, वो जगेली को कहां से जबरदस्ती उठाकर कहीं ले गए हैं। आगे जबरदस्ती कहीं उठाकर ले गए हैं। मुझे डर है कि ये लोग उसके साथ कोई मारपीट ना कर दें, या कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दें, या उसे किसी झूठे मुकदमे में न फंसा दें, क्योंकि अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि पुलिस वाले उसे कहां लेकर गए हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उसका पता लगाकर और उसे छुड़वाकर सही सलामत घर पहुंचाकर हमारी मदद करें, और उसके बाद अपना जो भी व्यक्ति ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वो व्यक्ति यहां अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर यहां पर लिखे और अपने दस्तखत करे, और दस्तखत के साथ में ही अपनी उस पर डेट डाले और समय डाले कि किस समय उसने ये मैसेज भेजा है। ये डाल के, ये लिख के पूरा, इसको पूरी तरह से इसका फोटो खींच के ईमेल पर भेजिए, फैक्स पर भेजिए और ट्विटर अकाउंट पर भेजिए। ध्यान रखिए, हर पुलिस वाले का, जो भी एसएसपी है, कमिश्नर है, डीसीपी है, आईजी है, डीआईजी है, डीजीपी है, इन सब के फैक्स नंबर होते हैं, इन सब के ईमेल आईडी नंबर होते हैं और इन सब के ट्विटर अकाउंट होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए ले दें, एसएसपी मेरठ, ट्विटर का @SSP मेरठ, ये अकाउंट इस तरह से होते हैं। और ये सारा करने के बाद इसकी जो है आप अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन रखें। तो आपको बिना घबराए, बिना परेशान हुए दो काम करने हैं। एक व्यक्ति को साथ में भेजिए कि कहां ले जा रहे हैं, पल पल की खबर रखिए, और दूसरा यह कि यह मैसेज जो मैंने आपको बताया है, ये मैसेज तुरंत भेजिए इन 5 जगह पर, तभी आप पुलिस से बच पाएंगे। पुलिस जिस तरह से आज की तारीख में इस आंदोलन के बाद, ये जो आंदोलन हुआ है इसके खिलाफ में, जो पेपर लीक के खिलाफ में और नीट के खिलाफ, और उसके बाद जिस तरह से लड़कों को कहीं से भी, घर से भी उठाकर ले जा रही है, घर में घुस जा रहे हैं, लड़कियों को उठाकर ले जा रही है, जो बदतमीजी कर रहे हैं, इसी वजह से, इसी तरह से आप बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे। इसकी बहुत सी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतनी बात कह रहा हूं, मेरी बात मानिए, ध्यान से सुनिए, इस बात को, इस परफॉर्मा को निकाल के रख लीजिए। आप जिस जगह रहते हैं, इंटरनेट पर जाकर वहां से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ये तीनों चीजें निकाल के रखिए, उनका फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर और ट्विटर नंबर। ठीक आप जिस स्टेट में रहते हैं, वहां उस स्टेट के डीजीपी का ईमेल आईडी नंबर, फैक्स नंबर और ट्विटर नंबर। आप जिस कमिश्नरी में, जिस मंडल में रहते हैं, उसमें वहां के एडीजीपी का, आईजी का, डीआईजी का, आप उनका नंबर निकाल के रखिए, यहां पर अपने पास में रखिए, अपने घर के लोगों को बता के रखिए, फैक्स नंबर, ट्विटर नंबर और ईमेल आईडी नंबर। आप जिस जिले में रहते हैं, उस जिले के एसएसपी का नंबर, और अगर वो जिला बड़ा है जैसे गाजियाबाद, नोएडा, तो वहां पर कमिश्नर हो गया है, आयुक्त हो गया, हिंदी में बोलते हैं पुलिस आयुक्त, तो उसका नंबर निकाल के रखिए, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर और ट्विटर अकाउंट नंबर। और इसके साथ साथ आप राहुल गांधी जी का निकाल के रखिए, फैक्स नंबर, ट्विटर नंबर और ईमेल आईडी नंबर, ये निकाल के रखिए, इन सब जगह दीजिए। जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का, या जो भी यूनियन टेरिटरी है जैसे चंडीगढ़ वगैरह है, इनमें जो लोग रहते हैं, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का निकाल के रखिए आप, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर और ट्विटर नंबर, ट्विटर अकाउंट नंबर। और साथ में वहां जिस जिले में आप रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली में, जैसे आप पूर्वी दिल्ली में हैं, आप उसमें हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है या सेंट्रल दिल्ली में, अलग अलग इलाके के जो डीसीपी है, उन डीसीपी का नंबर निकाल कर रखिए, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर और उनका ट्विटर अकाउंट नंबर। और साथ में आप दिल्ली में हैं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है दिल्ली का, सीपी जो है,
पुलिस कमिश्नर जो है उसका ईमेल आईडी नंबर, फैक्स नंबर और ट्विटर अकाउंट नंबर ये निकाल कर रखिए अपने पास, अपने घर वालों को दीजिए, बता के रखिए उनको कि अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो आपको दो ही काम करने हैं, एक को साथ में भेजिए कि कहां ले जाना है पता रहे आपको, और दूसरा ये काम करे बिना समय गंवाए। मैं कह रहा हूं ध्यान रखिए, बिना समय गंवाए। अगर आपने इस मैसेज को देने में देर की, जितनी देर करेंगे उतना ही आप पुलिस के चंगुल में फंस जाएंगे। तो इसको तुरंत दीजिए, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लीगल वैलिडिटी बहुत जबरदस्त है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बात हो तुरंत आप ये काम कीजिए, जितने जल्दी हो सके ये परफॉर्मा बना के रख लीजिए, बस आपको फिलअप करना है, नाम पता वगैरह सारा सब कुछ आप ये सब करके तुरंत इसको कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। यही जो मैंने किया हुआ है ये सब मैंने इसी तरह से इंग्लिश में भी किया हुआ है। सॉरी, ये नीचे गिर गया थोड़ा सा। ये इंग्लिश में भी मैंने इसी तरह से पूरा दिया हुआ है, सब कुछ वही है जो हिंदी में है, केवल ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। सारी चीजें इसी तरह से हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है जिसका भी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, नीचे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर, साथ में नीचे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी, नीचे श्री राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। ये पूरा इस सब को निकाल के रखिए अपने पास, घर वालों को बता के रखिए कि आपको करना क्या है। अगर आप इस काम को करेंगे बिना समय जाया किए, जैसे ही उठा के ले जाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुरंत आप ये मैसेज कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन में ही मैसेज हो जाता है। फोन से सारी चीजें हैं, जिनके पास में ये एंड्रॉइड फोन है उन सबसे ही बाकायदा उसका फोटो खींचिए और अटैच हो जाता है, ट्विटर पे भी चला जाता है, वहीं से ईमेल आईडी पे भी चला जाता है और वहीं से फैक्स पे भी चला जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। यही सूचना मुझे आपको देनी थी, क्योंकि पुलिस और सरकार अपनी बदतमीजी पर उतरी हुई है और जो निर्दोष बच्चे हैं उन बच्चों को लगातार जबरदस्ती पकड़ रही है, फंसा रही है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना रही है। अभी तक पुलिस ने कहने के बावजूद, सरकार ने वादा किया लेकिन बावजूद उसके मुकदमे वापस नहीं लिए हैं। 13 मुकदमे बच्चों पर हो चुके हैं और अज्ञात करके जो करते हैं कि इतने लोग, इनके नाम दर्ज हैं और बाकी अज्ञात, उन अज्ञात में किसी को भी उठा लेते हैं। जहां तक अभी इंफॉर्मेशन आ रही है मीडिया पे, उससे यह पता लग रही है कि 2800 लोगों को, 2800 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एआई के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से। यह सब गैर कानूनी है, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, इस पर कोई कानून नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का जो है फेशियल रिकॉग्निशन करेंगे और उसके बाद उसको पकड़ेंगे। लेकिन गुंडों की सरकार है, गुंडे ही सरकार में बैठे हैं और गुंडे ही अपराधी हैं, और वो जो उसमें शासन प्रशासन में हर जगह आपको बैठे हैं, वो सब सरकार के कहने पर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो बचना आपको है। मैं ये सारी चीजें वहां बताना चाहता था जंतर मंतर पर, मंच से, लेकिन मंच का तो जो हाल आप सबने देखा, वहां तो किसी को जाने की भी लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी, किसी को जाने नहीं दिया जाता था। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, इसको ध्यान से कीजिए साथियों। आपने जो बताया ये कानूनी कार्रवाई करने की बात, ये इसके आगे मतलब ये लिखने के बाद आगे क्या होगा, इससे कैसे लोग फंसेंगे? नहीं, लोग फंसे वो बाद में बताऊंगा कि किस तरह से लोग फंसेंगे। आपको बचना है, लीगल चीजें हैं, बहुत सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को करिए पहले, बाकी आगे की चीजों में मत जाइए। वो उसके क्या होंगे, मैं कानूनी पहलू जानता हूं, सारी चीजें। और अगर किसी को इस विषय में कोई बात हो, कोई बात पूछनी हो, तो मैं अपना नंबर बता रहा हूं, मेरे नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं दोनों बातें। एक कि किसको उठा लिया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप मेरे नंबर पर मुझे दे सकते हैं। दूसरा, आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या चीजें हैं, हमारी ये समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नोट करना है, मेरा नंबर है 7840868666।
मेरा नंबर फिर से बता रहा हूं, 7840868666। इस नंबर पर फोन करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कि क्या चीजें अगर कोई समझ में नहीं आ रही हो, और इस पर मुझे इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अगर किसी को उठाया गया है कोई बात है तो जो भी कानूनी सलाह हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास वो अवेलेबल रहेगी। मैं नहीं, मैं उन निर्दोष लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो पूरी तरह से बेगुनाह हैं, जिनका हक है आंदोलन करना, जिनका हक है अपने हक की आवाज उठाना, जिनका हक है कि सरकार अगर गलत कर रही है उस गलत के लिए सरकार को आगाह करना। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको इस देश के कानून ने, इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, तो आप उसका समर्थन करते हैं या फिर उन बच्चों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, गाली देना कोई अपराध नहीं है, जबकि मैं ये मानता हूं कि किसी की भी मां को, किसी के भी परिवार के व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन गाली देने पर आप जबरदस्ती उठा के ले आएंगे। अगर गाली देने की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी गालियां दी हैं, किन किन को गालियां दी हैं, पता है ना? प्रधानमंत्री मोदी को खुद तो पता होगी ना। जो कह रहे हैं वो कल वीडियो बना के जो इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं उन बच्चों को माफ कर देता हूं जिन्होंने मुझे गालियां दी हैं, और ये गुमराह है। ये बच्चे गुमराह नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी गुमराह नहीं है, ये गुमराह तुम हो और तुम कर रहे हो इन्हें गुमराह। ये बच्चे जानते हैं इनकी लड़ाई क्या है, इनका संघर्ष क्या है, इनका हक क्या है, इनकी दिक्कत क्या है। ये गुमराह नहीं है और गाली देना अपराध नहीं है। और गालियों से अगर डर लगता है तो जाओ ना इसे छोड़ के, काहे को बैठो इस कुर्सी पे अगर गालियों से डर लगता है। मैं फिर ये मानता हूं कि किसी की भी मां को, बहन को, पिता को, परिवार के किसी व्यक्ति को या किसी को भी गाली देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी जो उनकी पार्टी है, उनके पार्टी और संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग इतने बीजेपी के साथ में हैं, उन्होंने कितनी कितनी गालियां दी हैं। प्रधानमंत्री उन बच्चों की तो माफी की बात कर रहे हैं कि मैं माफ कर देता हूं। क्या प्रधानमंत्री ने, बिदूड़ी ने गाली दी? यहां पर संसद में खड़े होकर कितनी जबरदस्त तरीके से गाली दी। शायद दानिश को दी थी, दानिश अली को गाली दी थी, कितनी बुरी बुरी गाली दी। प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला, कितने ही जो उनके एक शुक्ला हुआ टीका लगा हुआ है वो उसमें है प्रेम शुक्ला, उसने कितनी गंदी गाली दी। सुरेंद्र प्रताप सिंह बैठे जो गाली दी, नहीं एक नहीं है, खुद प्रधानमंत्री ने गाली दी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री ने कहा ना, मुजरा करने वाले, प्रधानमंत्री ने कहा ना, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा ना, है ना, जर्सी गाय का बछड़ा, प्रधानमंत्री ने कहा ना। तो प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने कितनों को कितनी बुरी तरह से बेइज्जत किया, कितनों को गाली दी। अगर ये बात हो जाए तो प्रधानमंत्री के खिलाफ में इस देश में इतनी एफआईआर होंगी कि प्रधानमंत्री को एक पल सांस नहीं आएगी, होश नहीं आएगा, इतनी एफआईआर होंगी जितनी गालियां खुद प्रधानमंत्री ने दी हैं और प्रधानमंत्री के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने दी हैं। सर आपको लग रहा है सर मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया है, बच्चों को माफ कर दिया, आपको लग रहा है बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने? मुझे तो लगे प्रधानमंत्री की दिल ही नहीं है। आप तो बड़े छोटे दिल की बात करो, दिल ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के दिल होता तो वाकई में उस दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता इस देश के रोते बिलखते बच्चों के लिए, जिनका हक मारा जा रहा है। करोड़ों की संख्या में पूरे देश में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेशर्मी से, बेदर्दी होकर उन बच्चों पर, बेकसूर बच्चों पर पैलेट गन चलवा रहे हैं। बिहार में AK-47 से गोली चलवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं। ये सारे सबूत हैं। और दिल्ली पुलिस वहां लाके एक ट्रक रखती है, बड़ा ट्रक लाके, जो 4 दिन पहले किसी थाने में था, उस थाने में ट्रक रखते हैं, उसमें पत्थर लाके रखती है दिल्ली पुलिस। पहले से प्लांटेड था ना कि हमको मारना है, ये जितने भी आएंगे प्रदर्शनकारी इनको जबरदस्त तरीके से मारना है, इन पर लाठी चार्ज करना है, गोली चलानी है, यही था ना।
टूटी हुई गाड़ियां लाके वहां सजाएगी कि जैसे प्लॉट पूरा सजाया जाता है सिनेमा के लिए, उस तरह से लाके रखी गई ना। जो करंट लगाने वाली जो छड़े हैं, जो लाठियां थी उनके पास में, ये लाई ना, ये सब कुछ हुआ ना। और वो गुंडे जिनका आज तक लोगों का तो पता लगा रहे हो कि कौन कौन इसमें शामिल था, और विशेषकर लड़कियों का। यानी प्रधानमंत्री में अगर दिल होता तो बच्चियों पर, जो बच्ची आवाज दे, गाली ही दी, मैं मान लेता हूं, अगर प्रधानमंत्री को गाली ही दी तो प्रधानमंत्री का दिल, अगर बड़े दिल की बात कर रहे हो तो प्रधानमंत्री का पहले दिन होना चाहिए था, खबरदार अगर किसी बच्चे की तरफ उंगली भी उठाई और प्रधानमंत्री का दिल होता तो दुम दबा के भाग नहीं जाता पार्लियामेंट से, जैसा भाग के गया था उस दिन। प्रधानमंत्री का दिल होता तो प्रधानमंत्री वहीं बच्चों के बीच में आता, कहता मैं आ गया हूं, बताओ क्या दिक्कत है, मैं दूर करूंगा। तुम मेरे पास आए हो ना कहने, मैं दूर करूंगा, बताओ मुझे दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं दिल बड़े छोटी की बात नहीं, दिल ही नहीं है प्रधानमंत्री के पास में। दिल होता तो ये समस्याएं नहीं होती। आपने कहा गोली चलाने की बात कही, लेकिन गोली तो बीजेपी वाले कह रहे हैं मजिस्ट्रेट ने चलवाई है, गृह मंत्री ने नहीं चलवाई। जहां तक मेरी जानकारी है वहां कोई मजिस्ट्रेट नहीं था उस दिन, कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं था। और जहां तक अब जानकारी निकल कर आ रही है, किसी डीसीपी के आदेश, दिल्ली के डीसीपी है कोई, उसके आदेश से पैलेट गन चलाई गई है और पार्लियामेंट थाने में उसकी एंट्री वगैरह भी है। तो कैसे आ गई पैलेट गन, कैसे आ गई? अगर आप पैलेट गन लेके आ रहे हो तो चलाने के लिए ला रहे हो ना। एक्सपायर्ड आप जो है टीयर गैस शेल चला रहे हो बच्चों पर, अपने बच्चों पर। ये देश के बच्चे हैं ना जैन जी, अपने देश के बच्चे हैं ना, कि बाहर के तो नहीं है ना। ये सिर्फ अपनी बात कहने तो आए हैं और बिल्कुल जायज बात कहने आए, उन पे चलवा रहे हैं आप। वो ये भी कह रहे हैं गोली नहीं चली। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। बाकायदा अगर आप देखोगे बिहार में AK-47 से चल रही है, जब वो चला रहा है तो उस जैसे उसने गोली चलाई है, खाली खोखा जो बाहर निकल के आता है वो भी साफ वीडियो में दिख रहा है। और पैलेट गन, 4 लोगों को पैलेट गन लगी हैं, बाकायदा एविडेंस है, हिंदू ने सबसे पहले दिखाई। इसके अलावा पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पैलेट गन चलाई गई हैं। तो झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। यानी इतने आप कमजोर, इतने कायर हो कि जो गुनाह आपने किया तुम्हें हिम्मत नहीं है ये कह सको हाँ हमने गोली चलवाई, ये भी नहीं कह सकते। यही ही कह दो कभी गलत तरीके से चला दी गई और जिसने चलवाई है हम उसको बख्शेंगे नहीं, यही कह दो। केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र हैं वो जो कह रहे हैं कि डीएम ये सब करता है, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो कोई आदेश गृह मंत्री का लिखित में है भी नहीं, तो फिर कैसे, क्या लगता है गृह मंत्री की अकाउंटेबिलिटी होती है? वो या तो जितेंद्र जो है वो अनपढ़ है और या वो गुलामी में इतना डूब चुका है कि जो आदेश ऊपर से है अमित शाह का, उसके अलग वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है। उसको पूछो यहाँ पे, यहाँ डीएम की कोई औकात नहीं है इस सारे मामले में चलाने में। डीएम यहां सब कुछ, डीएम हो, एसपी हो, ये पुलिस जितनी भी है, ये पुलिस प्रशासन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्री के अंडर में है। ये पता होनी चाहिए, कानूनी परिस्थिति तो पता होगी उसको, जितेंद्र को नहीं पता। यह सोच लिया है कि जैसे मोदी झूठ बोलता है हम भी सब लोग वैसे ही झूठ बोलेंगे। सब कुछ, सारी पुलिस फोर्स, सारी पैरामिलिट्री सब गृह मंत्री के अंडर में है और गृह मंत्री के आदेश के बिना ये चल नहीं सकता। मुझे आप ये बताओ, ये जब गृह मंत्री के अंडर में है तो इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया, तो सारे प्रदर्शन को कि जब पता था बड़ा प्रदर्शन हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से टैकल किया जाए, कहीं किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी बच्चे को कोई चोट ना लगे, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या गृह मंत्री इस बात का जवाब दे देगा? या जिस व्यक्ति ने यह काम किया है कि वहां पर जो थाने में 4 दिन पहले खड़ा हुआ था ट्रक, वो ट्रक जिस पर फेक नंबर है लाया गया, उसमें पत्थर भर के लाके खड़े किए गए, गृह मंत्री जवाब दे देगा इस बात का? जितेंद्र जवाब दे देगा इस बात का? जवाब नहीं इस बात का। और ये जो इश्यू हुई है, पुलिस को जितने भी हथियार होते हैं, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस को, उनका बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है, एंट्री होती है, ये हथियार कब किसको इशू किया गया, कहां के लिए इशू किया गया, कहां जा रहा है, उसकी ड्यूटी कहां है, पूरा रिकॉर्ड होता है। ये हवा में चीजें नहीं होती हैं। तो जितेंद्र को या और भी जो भी नरेंद्र हो या कोई भी हो, सुरेंद्र हो, उन सबको ये पता होनी चाहिए, ये सारी कानूनी प्रक्रिया, इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर बात कागजों पर लिखी होती है। तो तुम ये बता दो कि पैलेट गन वहां कैसे पहुंची,
4 लोगों को पैलेट गन से गोलियां लगी हैं, 4 लोगों को, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। सारी गोली बिहार में चली नहीं, दोनों जगह पैलेट गन यहां पे चली है और AK-47 से गोली वहां चली है बिहार में। तो लोग इस्तीफा अमित शाह का क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अमित शाह जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री के अंडर में है। और आप कहोगे कि बिहार में चली गोली उसका इस्तीफा ये गृह मंत्री क्यों दे? सरकार किसकी है वहां? सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है ना। और अमित शाह कौन है इस सबको पूरे कंट्रोल करने वाला? अमित शाह और मोदी, ये दो ही तो हैं कंट्रोल करने वाले। तो ये जिम्मेदार कैसे नहीं होंगे? कैसे प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है? कैसे गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है? और अगर जिम्मेदार नहीं है तो क्या अभी तक जब से यह सब हुआ है गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने पूछा उससे, जो वहां पर मुख्यमंत्री है बिहार का या गृह मंत्री बिहार का, किसने चलाई AK-47 से गोली बच्चों पर? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। अभी तक आपके और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जिम्मेदारी नहीं है? सरकार चला रहे हो आप, देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आप पर है। आप यूं ही इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं कि हमें पता नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है तो काय को जितेंद्र को भेज रहा, काय को किसी और को भेज रहा? पार्लियामेंट में तो रहता है गृह मंत्री, है नहीं है? गृह मंत्री हर दिन पार्लियामेंट जाते, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। क्यों नहीं जाते सदन में? लोकसभा में जाके जवाब क्यों नहीं देते? राज्यसभा में जाके जवाब क्यों नहीं देते? क्यों डर रहे हैं? क्या दिक्कत है? बात यह है क्योंकि गुनाह किया है और गुनाह सबके सामने आ चुका है। यह गुनाह पकड़ा जा चुका है कागजों पे। इसलिए उस गुनाह से बचने के लिए हिम्मत नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सके। तो सर गोली किसने चलवाई फिर? भैया मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी जिम्मेदारी, इस बात का जवाब देना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। दे जवाब। तो इस्तीफा देंगे गृह मंत्री, आपको लग रहा है? मैं समझता हूं लोगों को मांगना चाहिए। मैं तो बल्कि इस बात के मैं भी पक्ष में हूं। मैं तो ये चाहता था, मेरा मानना तो यह है कि जिस समय इसने जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, उसी समय आंदोलन के लोगों की मांग यह होनी चाहिए थी कि ये तो हो गया जिस इस्तीफे को लेने आए, लेकिन उसके बाद में नई परिस्थिति निकल के आ गई। और नई परिस्थिति आ गई कि बेगुनाह बच्चों पर गोलियां चली, लाठी चली, मारा गया, लड़कियों के साथ में बदतमीजी हुई। तो भैया अब इस बात के लिए अब जब ही हटेगा धरना, जब गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। वही होना चाहिए था। राहुल गांधी बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अपने बच्चों पर तुमने गोलियां चलवाई हैं। अगर गृह मंत्री का लौंडा होता है यहां पर, तो अगर इस आंदोलन में गृह मंत्री या जितने भी मंत्री, इनमें से किसी का बच्चा होता, चलाते गोली? हिम्मत ही क्या? तो दोस्तों, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे थे स्वतंत्र। आपकी क्या राय है? हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि जो गलत है उसको गलत बोलिए। अगर आप कमज़ोर के साथ नहीं खड़े हैं तो आप गुनहगार के साथ खड़े हुए माने जाएंगे। दा स्वतंत्र।